अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज बड़ी अहम खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है फाइनली वो समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि बेंच क्या बना है और क्या इस केस का असर हो सकता है। बड़ा इसका दूर तक असर जाएगा, जिसको कहते हैं ना दूर रस नताइज। तो ये वो वाला केस है, तो इसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक और अहम खबर जनाब इस हवाले से है, बुशरा बीबी साहिबा की बेटियों की एक वीडियो मंजर आम पर आई है और इस वीडियो में वो किस तरह से अपनी वालदा की पाक दामनी और पारसाई के हवाले से कुरान को सामने रखकर गवाही दे रही हैं। बड़ी यानी दिल को तकलीफ़ पहुंचा रही है ये वीडियो के ये किस नहज तक आ चुके हैं हम, और ये नौबत क्यों कर आई, कैसे आई, और फिर भी कुछ लोग क्यों इतने संगदिल और बेशर्म हो चुके हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी इस वीडियो को देखते हुए। तो बहरहाल इसके ऊपर भी बात करते हैं। और आज ये भी खबर आई है जनाब सामने कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो अभी तक भी लग रहा है कि जान नहीं छोड़ रहे हैं और बड़ी जिसको कहते हैं ना कि गर्दन से पकड़ा हुआ है उन्होंने इस वक्त ताकतवर एजेंसियों को। तो ऐसी कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है। आज उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसके ऊपर बात करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं खालिद लतीफ़ साहब, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया है या उनसे ओहदा छुड़वाया गया है। इसके ऊपर एक ख़बर है जी, आपके साथ शेयर करेंगे। आज चकजई साहब ने खिताब किया है लाहौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से और वकला कन्वेंशन से। ये बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी गुफ्तगू। और फिर पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है पुलिस एहलकारों की, इससे मुतालिक भी एक अहम खबर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बड़ी खबर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस है उसको फ़िक्स कर दिया गया समाअत के लिए और 8 मई को इस केस की समाअत होगी। इस केस की समाअत में जिन जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया है वो हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। तो आप देख सकते हैं कि इस बेंच में ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूद नहीं हैं। और अब इसके ऊपर अगर हम असरात के ऊपर बात करते हैं तो देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी बात करने से या आवाज़ उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, फ़र्क तो पड़ता है। अब ये मुसलसल बात बार बार हो रही थी कि क्यों सारे जो पीटीआई के केसेस हैं वो क्यों चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, क्यों चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं। तो उसका एक असर हमें नज़र आया है कि उन्हें अल्टीमेटली पीटीआई के केस से पीछे हटना पड़ा। दूसरा, हमें ये नज़र आता है कि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों मखसूस नशिस्तों का केस फ़िक्स नहीं हो रहा है, क्यों मखसूस नशिस्तों का केस फ़िक्स नहीं हो रहा है। और पहले जब इन्होंने ये पिटिशन की थी बैरिस्टर गौर साहब ने, तो उसके बाद से 1 महीने तक बिल्कुल खामोशी रही है और इसलिए ना केस फ़िक्स हुआ और ना हमने देखा कि उसके ऊपर किसी ने ज़्यादा आवाज़ उठाई। लेकिन फिर जब आवाज़ उठनी शुरू हुई तो पहले तो ये केस की जो प्रपोज़ किया जा रहा था कि समाअत होगी तो 29 मई की बताया जा रहा था कि शायद इस महीने के आखिर में कहीं 29 मई को इसको फिक्स किया जाएगा समाअत के लिए। लेकिन जब इसका एक प्रेशर बना और इसके ऊपर फिर बैरिस्टर गौहर ने जाके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार से मुलाकात भी की, सोशल मीडिया पर भी मुसलसल आवाज़ उठ रही थी, खान साहब ने भी इस पर बात की, वकला भी इस पर बात कर रहे थे। तो अल्टीमेटली अब हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो फ़िक्स हुआ। तो आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आवाज़ उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार जा रही है। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होता है। सिर्फ ये कि कभी रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं, कभी देर से मिलते हैं, लेकिन फ़र्क आता ज़रूर है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी अगर आप इस केस की जो बेंच की तश्कील है उसको देखें तो ये इंटरेस्टिंग है। मंसूर अली शाह साहब सीनियर लॉयर हैं, सीनियर जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, वो इसमें शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो शामिल हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब वो शामिल हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब के बारे में इब्तिदा में ये ख्याल था कि शायद ये चीफ साहब के करीबी जज साहिबान में से हैं, लेकिन बाकी जो 2 जज साहबान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये एक इंडिपेंडेंट जज हैं। मंसूर अली शाह साहब जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ा खुल के बोला है जमहूरियत के लिए, आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए, और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली फैसले हुए हैं उनको वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं अब वो थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मामले में।
कि ये फ़ैसला क्या देते हैं और उसके बाद ही इसका जो असर है वो आपको दूर तक नज़र आएगा। क्या इसके असरात होंगे? नंबर 1, पहली चीज़ तो ये है कि इसमें अगर तो फ़ैसला PTI के हक़ में आता है तो इस सूरत में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं, तो ज़ाहिर है कौमी असम्बली में नंबर गेम में एक मेजर फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ कौमी असम्बली नहीं, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हर जगह पर अच्छी खासी तादाद में PTI को नशिस्तें मिल जाएंगी, जो कुल मिला के मेरा ख्याल है कि कोई सारी असम्बलियों में देखा जाए तो शायद 70 से भी ज़्यादा नशिस्तें हैं जो PTI को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी अगर इस केस का फ़ैसला PTI के हक़ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। दूसरा जो इसका फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि इससे फिर जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर PTI को वापस मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो इस सूरत में 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी हुक्मरान इत्तेहाद के पास, और इस तरह फिर कोई भी आइनी तरमीम अगर ये सोच रहे हैं करने के लिए तो उसमें एक रुकावट आ जाएगी। और अभी जैसे कि हसनात मलिक साहब की ये स्टोरी भी है, कोर्ट रिपोर्टर हैं सीनियर, और भी बाकी लोग भी कोर्ट रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और फ़िज़ा में एक एंटीसिपेशन है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए कोई ऐसी कानून साजी की जा रही है। इसी तरह से आइंदा चीफ जस्टिस का तकर्रुर कैसे हो उसके लिए भी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सी बातें हैं कि जी जो टॉप सीनियर 5 जजेस हैं उनके नाम जाएं और फिर उनमें से कोई भी पिक एंड चूज़ हो सके। इसके ऊपर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं कि इस तरह तो कोई भी जज लॉबिंग करता फिरेगा चीफ जस्टिस बनने के लिए। इसके अलावा मज़ीद भी है कि जो जजेस की तकर्रुरी है कोर्ट्स के अंदर उसके तरीक़ाकार के ऊपर भी तो काफ़ी इसमें अमेंडमेंट्स की कोशिश कर रही थी ये मौजूदा हुकूमत, और ये उसी सूरत मुमकिन था कि अगर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी रहती, और ये 2/3 मेजॉरिटी उसी सूरत में मुमकिन थी अगर PTI की मखसूस नशिस्तें इनको हासिल रहती। लेकिन यहाँ पर आज सूरत हाल ये है कि हम देख सकते हैं कि अगर ये मखसूस नशिस्तें वापस PTI को मिल जाती हैं जो उनका हक़ बनता है, तो फिर इस सूरत में जो मखसूस नशिस्तों के बाद इनकी जो तादाद है वो 2/3 नहीं रहती। तो इस तरह ये जो कानून साजी है इसमें एक रुकावट आ जाएगी, और इस तरह अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए कोई आइनी तरमीम की जा रही थी तो उसके लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं रहेगी इस हुकूमत के पास। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है केस इस लिहाज से। तो देखते हैं, अच्छी बात यह कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद को नहीं रखा है, क्योंकि अगर ये ख़ुद भी इस केस की समाअत करते तो ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता, मफादात का टकराव, क्योंकि इसका सीधा बराह रास्त फ़ायदा काजी साहब को हो सकता था। तो अच्छा है कि उन्होंने ख़ुद को इस केस से अलग रखा है, और बाकी जो 3 जज साहिबान हैं, सीनियर लोग हैं, ये इस केस का फ़ैसला करेंगे। तो इस तरीके से जो आगे का मंजरनामा है वो बड़ी हद तक तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब जी दूसरा जो अहम मामला है उसके ऊपर बात करते हैं। बाबर सत्तार साहब ने आज जो ऑडियो लीक्स वाला केस था उसमें आपको याद होगा मैंने पिछले व्लॉग में डिटेल में बताया था कि किस अंदाज से जो मुख्तलिफ महकमों की तरफ से उन पे एतराज़ आयद किया गया था, उन्होंने वो एतराज़ ना सिर्फ रिजेक्ट किए बल्कि उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ाएँ भी सुनाई, और उनको ये नोटिस भी किए कि ज़रा आप लोग बताएं कि आपको किसने कहा था कि ये एतराज़ जो है वो दायर करें। इस सिलसिले में IB की तरफ से अभी तक जो एतराज़ वाला मामला है उसके ऊपर उनकी तरफ से अभी फर्दर बात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो अपना दरख्वास्त थी एतराज़ वाली उसको वापस लेने का फ़ैसला किया, और आज उन्होंने जाके जब केस की हेयरिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी हम अपनी दरख्वास्त एतराज़ वाली वापस लेते हैं। तो उस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उन्हें कहा कि उसकी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दरख्वास्त तो ऑलरेडी खारिज हो चुकी है बाकी दरख्वास्तों की तरह। जिस तरह से FIA की तरफ से, पैमरा की तरफ से दरख्वास्तें थी, तो उसके साथ ही ये वाली दरख्वास्त भी जज साहब ने फ़ारिग कर दी। तो उन्होंने कहा वो तो पहले ही फ़ारिग हो चुकी है, अलबत्ता जान अभी भी नहीं आपकी छूटी। और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि आपको इसका ऑर्डर भी मिल जाएगा, अदालती ऑर्डर, जिसमें मज़ीद उन्होंने इसके ऊपर जज साहब ने सवाल उठाया कि आखिर इस एतराज़ के लिए किसने कहा आपको, आपका तो ताल्लुक़ ही नहीं था, FIA का तो ताल्लुक़ ही नहीं था कि वो आके इस पे बात करते एतराज़ के ऊपर, तो उन्हें किसने कहा आखिर इस हवाले से। तो ये वाला सवाल उस वक्त बाबर सत्तार साहब ने जो कमेंट किया उसी से जुड़ा हुआ आगे उन्होंने ये एक्शन लिया है, और अब उन्होंने DG IB को नोटिस सर्व किया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जज साहब जो है वो अभी जान नहीं छोड़ें, और सही तौर पर उन्होंने पकड़ा हुआ है गर्दन से, और जिसको कहते हैं ना मंतकी अंजाम तक, एक लॉजिकल कंक्लूजन तक बात को पहुंचाना, जैसे DC इस्लामाबाद के केस में जस्टिस साहब ने किया था। तो यही सूरत हाल में यहाँ नज़र आ रही है।
और कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन जब आप इस लेवल तक चीज़ें लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे हटना ज़रूर पड़ता है उन लोगों को जो कि बिल्कुल मुंह जोर घोड़े की तरह जो चाहे करते फिर रहे हों। तो फिर उन्हें पता लगता है कि यार आगे से भी अब कोई रोकने वाला हाथ सामने नज़र आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटने पर, पीछे थोड़ा सा पसपा होने पर मजबूर ज़रूर होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बाबर सत्तार साहब की ब्रेवरी नज़र आती है यहाँ पर कि वो किसी भी दबाव में आए बगैर, जबकि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, जिस तरीके से उनको हरासा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इन सब के दबाव में आने के बजाय उल्टा मज़ीद डट कर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू बाबर सत्तार साहब। अब जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पुलिस जो है इस वक्त लग रहा है कि टारगेट किलर्स के निशाने पर है, और भी पिछले चंद दिनों के अंदर एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 दिनों के अंदर 3 एहलकार जो हैं पुलिस के उनको जांबाज किया गया, जिसके बाद ये अब हिदायत जारी कर दी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि बाकायदा पुलिस टारगेट हो रही है। और अब पहले तो सिर्फ पंजाब पुलिस, अब इस्लामाबाद पुलिस को भी ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि एक तो आपने यूनिफॉर्म में बिला ज़रूरत नहीं निकलना, बल्कि आप जहाँ पर भी जाएं यूनिफॉर्म साथ लेकर जाएं और वहाँ जाके यूनिफॉर्म पहने, यानी रास्ते में से गुजरते हुए यूनिफॉर्म में ना हो, ताकि आपकी इस तरह से शनाख्त ना हो सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं पे भी अकेले ना जाएं आप, 2 या 3 एहलकार मिलकर ही किसी जगह पर जाएं अगर जाना ज़रूरी हो, ताकि आपको आसानी से काबू ना किया जा सके। नंबर 3 इसमें उन्होंने ये बताया है कि जनाब आप लोग कहीं पर भी अगर जा रहे हैं तो आप जो सिस्टम है, जो आपका कंट्रोल टावर है, उससे आप राब्ते में रहें, और उसके साथ साथ ये कहा है कि जी बिला ज़रूरत तो आप निकले ही नहीं, और असलहा भी अपने पास रखें। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस और जो पंजाब पुलिस है, इनको कुछ थ्रेट्स इस वक्त मौजूद है इनके लिए, लेकिन क्या ये टारगेट किलिंग की वजह से ही सिर्फ ऐसा है? बिल्कुल ये एक वजह हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं पिछले दिनों, लेकिन इसके अलावा भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सोसाइटी से भी एक जो एक गुस्सा है आम लोगों का भी इनके ऊपर, उसकी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उसकी भी पेश नज़र ये हिदायत जारी की गई हैं। गुजरांवाला में भी कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर पुलिस एहलकारों को बाकायदा जो आम लोग थे, अवाम थे, उन्होंने पीछे धकेला, उन्होंने ज़दोकोब भी किया, थोड़ा उनको धक्के वक्के भी पड़े। तो अब इस बात का ख़दशा है कि इस वक्त अवाम के जो एक जज्बात हैं वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं, और ये ख़तरनाक बात है और ये अच्छी बात भी नहीं है। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान में इदारे हैं वो किसी भी तरह अवाम के आमने सामने हो, या अवाम उनको इस तरह से मुस्तरद करें या गुस्से और नफ़रत का इजहार करें। लेकिन जो कंडक्ट रहा है पंजाब पुलिस का, वो आपके सामने है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उल्टा पंजाब पुलिस के साथ अगर कुछ गलत होता है, उन्हें फेंटी पड़ती है, तो लोग तो खुश होते हैं इस बात पे कि अच्छा हुआ इनको ज़रा सबक आया है। तो ये अपना पंजाब पुलिस और आईजी पंजाब पुलिस के लिए भी सोचने का मकाम है कि किस लेवल पर आपने पंजाब पुलिस को लाके खड़ा कर दिया। इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस की भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे भी उनको भी इस तरह से बेलगाम छोड़ दिया गया था कि जिस तरह मर्ज़ी वो लोगों पे टूट पड़े, तो जिसके बाद एक खदशा है कि लोग भी अब रिएक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो नोटिफिकेशन इसी वजह से किया गया, लेकिन मेरा अपना एक असेसमेंट ज़रूर है कि थ्रेट्स तो जो हैं मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद से वो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी एक खौफ अब अंदर पनप रहा है कि लोग भी जो इस तरह से एहलकार हैं उनको देख कर कहीं अगर एहलकार कोई ज़्यादती करें किसी के साथ, तो ये ना हो कि लोग आगे से उनके ऊपर पिल पड़ें। तो ये भी कहीं ना कहीं ख़तरा बिल्कुल मौजूद हो सकता है। इसके अलावा जनाब आज जो खालिद लतीफ़ साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब के भाई, ये मुशीर के अहदे पर तैनात थे खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में। इनके हवाले से पहले आज एक ख़बर सामने आई कि जनाब इनको ओहदे से हटा दिया गया और डी नोटिफाई कर दिया गया, और ये डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था ये भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, जिसमें कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं बताई गई थी कि इन्हें रिमूव किया गया, किस लिए किया गया या क्या। बस ये बताया गया कि जी इनको डी नोटिफाई किया जा रहा है इनके ऑफिस से। बाद में ख़बर ये आ रही थी कि जी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात में जब उन्हें ये बताया गया कि जी उनके जो भाई हैं कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिशाल यूसुफजई साहिबा कुछ प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ये इख्तियार अली अमीन गंडापुर साहब को दे दिया कि अगर कोई शख्स आपकी कैबिनेट में बेशक मेरा ही तजवीज़ करदा क्यों ना हो प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उसके बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। जिसके बाद ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद शेर अफजल मरवत के भाई को, जिनकी तैनाती पर भी
काफ़ी कारकुनान ने शोर मचाया था कि इनको क्यों इस कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, जबकि वो इमरान खान मुखालिफ कई बयानात भी माजी में दे चुके थे। तो उस वक्त तो खैर उन्हें नहीं हटाया गया, लेकिन अब उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। इसके ऊपर बज़ाहिर तासुर ये था कि शायद जो कारकुनान की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन आया वो भी, और फिर उनकी अपनी भी कुछ शायद मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर उनसे खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्हें रिमूव किया गया है। लेकिन बहरहाल अभी शेर अफजल मरवत साहब ने इस सारे मामले के ऊपर एक रेजिग्नेशन शेयर किया है, और उनका ये कहना है कि उन्हें हटाया नहीं गया खालिद लतीफ़ को, बल्कि उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया। और उसकी वजह ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को चूँकि पब्लिक अकाउंट की चेयरमैन, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए इमरान खान साहब ने नामज़द किया है, तो इसलिए उनके भाई ने कैबिनेट से रिज़ाइन किया है, केपी कैबिनेट से, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ही घर में दोनों ओहदे दो बड़े भाइयों के दरमियान हो तो ये अच्छा तासुर नहीं जाएगा। तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि ताकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन सकें। वैसे तो अभी ये भी फाइनल नहीं है कि वो बनते हैं या नहीं, क्योंकि इस मामले पे भी खबर यही आ रही है कि अभी भी अल्टीमेटली हतमी फैसला होना बाकी है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब शुरू से अभी तक इस बात के ऊपर काफ़ी मुसर भी हैं और क्लियर हैं कि जी मुझे ही उन्होंने नामज़द कर रखा है खान साहब ने, और अब बैरिस्टर गौहर साहब ने भी जो आखिरी ऐलान किया था वो यही था। लेकिन अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उनके भाई का जो जाना है बेसिकली वो उनका अपना फैसला था, उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया है। तो उन्होंने भी उनका जो रेजिग्नेशन है वो शेयर कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये उन्होंने वजह भी बता दी है कि इस वजह से वो हटे हैं। तो बहरहाल जी अब ये इनकी जो इंटरनल एक वो खींचा तानियाँ ये चलती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये बात रही है ज़रूर कि जो खालिद लतीफ़ को तैनात करने के ऊपर एक हमें प्रेशर नज़र आ रहा था पीटीआई की कैबिनेट के ऊपर, उनके केपी वज़ीर आला के ऊपर, तो उसका भी कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें असर शामिल है। वरना तैनाती के लिए तो शेर अफजल मरवत साहब का नाम बहुत देर से घूम रहा था, तो क्या वजह है कि जो अब उन्हें जाके रिज़ाइन करना पड़ा, उस वक्त भी वो फौरी तौर पर ये फैसला कर सकते थे। तो इसलिए अभी इसके पीछे काफ़ी कुछ है, देखिए कि चीज़ें सामने आती हैं या नहीं। लेकिन इस मौके पे कम से कम शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है। अब जी आखिर में जो बात है वो आपको कर लेते हैं। बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटियों की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, ये वीडियो है उनकी मुबैना तौर पर दो बेटियों की। बज़ाहिर किसी ने भी तरदीद नहीं किया कि ये उनकी बेटियां नहीं हैं, और जो मैं आवाज़ भी देख रही थी, रिकग्नाइज़ कर रही थी, तो काफ़ी हद तक बुशरा बीबी साहिबा से मिलती जुलती आवाज़ भी लग रही थी। तो कहा जा सकता है कि ये वीडियो सही है, क्योंकि ख़ुद पीटीआई के जो करीबी या काफ़ी यानी ज़िम्मेदार लोग हैं वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। तो इससे तासुर तो यही मिलता है कि ये उनकी बेटियों की ही वीडियो है। अब बहरहाल बात आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो बुशरा बीबी साहिबा की बेटियां हैं वो कुरान पाक को सामने रखकर, अपनी गोद में रखकर, उसके ऊपर हाथ रखकर ये गवाही दे रही हैं कि उनकी वालदा बिल्कुल पारसा और पाक दामन खातून हैं। और उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए गए बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के हवाले से उनकी क़तई तौर पर नफ़ी की है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये झूठे इल्ज़ामात हैं कि उनके दरमियान आपस में कोई ताल्लुकात थे निकाह से पहले, बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रूर आया करते थे, दीन के ऊपर बातचीत होती थी, लेक्चर्स होते थे, और वो बुशरा बीबी साहिबा उन्हें ज़रूर बताया करती थी। लेकिन ये सब जब बुशरा बीबी साहिबा जब भी कभी उनके साथ मौजूद होती थी तो वो मुकम्मल हिजाब में होती थी, बल्कि वो ग्लव्स तक पहन के रखती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि बुशरा बीबी साहिबा कोई अमलियात नहीं करती, वो कोई जादू टूना तो दूर की बात है, वो कोई पीर नहीं है, ना उन्होंने कभी क्लेम किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, दीन से ज़रूर उनका ताल्लुक़ है, उस पर वो स्टडी करती हैं, उस पर वो बात करती हैं और उसी बारे में लोगों को भी समझाती भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए इद्दत के हवाले से वो भी बेबुनियाद हैं कि इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं की। और ये भी उन्होंने कहा कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं, बज़ाहिर यही लगता है कि वो दबाव में ये सब कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले हम इसलिए खामोश रहे कि ज़ाहिर है ये सारा मामला जो था उस पर
बज़ाहिर ऐसा लगता था कि बात करना मुनासिब नहीं है, और अब जब इतना ज़्यादा किरदार पे कीचड़ उछाला गया तो वो मजबूर हुई हैं कि वो अपनी वालदा के किरदार की गवाही देने के लिए कुरान पर हाथ रखकर ये हलफ उठाएं। और आपको याद होगा जब ये केस की समाअत हो रही थी तो इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी कि मैंने निकाह के बाद बुशरा बीबी का चेहरा पहली दफ़ा देखा। बुशरा बीबी साहिबा ने भी यही बात की और उन्होंने इस बात के ऊपर ये कहा कि हम कुरान उठाने के लिए भी तैयार हैं। तो काफ़ी इमोशनल वहाँ पर ये हियरिंग हुई थी जब अडयाला जेल में इस केस की समाअत हो रही थी। मुझे ये भी किसी ने बताया है कि उस वक्त भी जो इमरान खान साहब के वकीला थे उन्होंने ये बात की इजाज़त चाही थी कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बेटियां हैं उनकी एक वीडियो है गवाही के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। तो ये बहुत ही एक तकलीफ़ दे और परेशान कुन सूरत हाल है कि सियासी मुखालफत किसी को नीचे गिराने के लिए आप ख़ुद इस हद तक नीचे गिर जाएं कि किसी की मतलब आपके जहन में एक दफ़ा भी क्या ये बात नहीं आई कि ये शख्स जिस पे या ये खातून एक बापर्दा खातून है जिसके ऊपर हम इस तरह के इल्ज़ाम घिनौने लगा रहे हैं, अगर ये वाक़तन 1% भी गलत हुए ये इल्ज़ामात तो ये क्या हम कर रहे हैं? कोई आपको अल्लाह का खौफ नहीं आया, अल्लाह की पकड़ का कहीं आपको ख्याल नहीं आया? कितनी सख्त इस बात की अल्लाह ताला ने तंबीह की हुई है कि किसी के ऊपर झूठा बहतान लगाना ये क्या है, कितना इस बात को अल्लाह ने नापसंद किया है और कितनी सख्त इसकी सज़ा है। तो किसी के हाथ नहीं लर्जे, किसी का दिल नहीं कांपा कि ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर कोई झूठे बयान दाग रहा है तो वो क्या कर रहा है। इतना आप लोग गिर चुके हैं और इतना आपके अंदर फिरौनियत आ चुकी है कि आपको बिल्कुल ही खुदा भूल गया है कि कोई खुदा भी इस दुनिया में मौजूद है, कि आप लोग इस लेवल पर जाकर लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। सोचिए कि वो औरत अगर कल आपका गिरेबान पकड़ के खड़ी होगी अल्लाह के हुजूर तो आप क्या जवाब देंगे। और उनकी एक बेटी जो बुशरा बीबी साहिबा की हैं उन्होंने तो ये तक कहा कि जो ओन चौधरी साहब आज इस केस में गवाह बने हुए हैं उनकी अपनी जो अहलिया हैं, जो अदाकारा नूर साहिबा जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी और बाद में वो उनका एक रुझान बदल गया और वो दीनी रुझान में आई और अब हमने देखा है उन्हें कि वो बिल्कुल बापर्दा रहती हैं और बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ चुकी है। तो उनकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल उन्होंने एक अलग ज़िंदगी से एक मुनफरद ज़िंदगी अपना ली है दीनी, तो वो तो ये बता रही थी कि उनको भी इस तरफ दीन की तरफ लाने में बुशरा बीबी साहिबा का किरदार है, उनको भी ये रास्ता बुशरा बीबी साहिबा ने दिखाया है और आप उसी बुशरा के ख़िलाफ़ जो है वो गवाह बन के खड़े हो गए और उसके किरदार पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं। ये कैसे आप कर सकते हैं? ये बच्चियां जो इन कुरान पाक हाथ में लेकर गवाही दे रही थी, तो बेटियां उनकी, तो मैं ये सोच रही थी कि ये अब अल्लाह और उनका मामला है कि वो सच कह रही हैं या नहीं कह रही, लेकिन हमारा ईमान तो ये कहता है कि अगर कोई शख्स कुरान पे गवाही दे रहा है तो हम उसकी बात माने। और बज़ाहिर उसमें जितने भी वो कराइन हैं वो ऐसे हैं नहीं कि जिस पे हम कहें कि जी ये झूठ बोल रही हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये करने वाले कि जिस नौबत पर वो ले आए हैं उनको कि उनकी बेटियों को आके अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देनी पड़ रही है। सोचिए अगर इनके घरों में इस तरह की सूरत हाल हो और इनकी बेटियों को आकर अपने माँ बाप की गवाहियाँ देनी पड़ रही हों तो क्या इनके ऊपर बीतेगी। तो हम कहाँ से कहाँ आ गए, अंदाज़ा लगाएं आप। तो मैं तो बहुत डिस्टर्ब हुई उनकी ये वीडियोस देख के और बड़ा मेरा दिल दुखा और बुशरा बीबी साहिबा के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त बढ़ी इस वजह से कि इस औरत ने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, ये झूठे इल्ज़ामात भी बर्दाश्त कर लिए, इतनी किरदार कुशी हुई, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा फिर भी। हालांकि उसके बारे में लोगों का ख्याल था कि मुश्किल वक्त आएगा तो सबसे पहले वो निकल जाएंगी। आप उनकी और बातों से सौ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो करप्शन में मुलविस रही होंगी या इस तरह की कोई चीज़ है, वो मेरे सामने ना फैक्ट्स है ना मैं उसके ऊपर कोई उनकी गवाही दे सकती हूँ। लेकिन ये तो हम देख रहे हैं ना कि ये किरदार कुशी तो उसकी हुई है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का वाज़े हुक्म था कि जो इद्दत का मामला है उस पर जो औरत की गवाही है, जो औरत अपने बारे में कहेगी वही तरजीह रखेगी। अब उसकी औरत की गवाही के ऊपर हमने मर्दों की गवाही जो है उसको तरजीह दे दी और मर्द भी कौन है कि जो ओन चौधरी, उसको क्या पता, या कोई घर का नौकर, उनकी गवाहियों को हमने तरजीह दे दी और उसकी गवाही को हमने अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर उसकी गवाही को हमने रद्द कर दिया।
अब उसकी बेटियां कुरान सामने रखकर गवाहियां दे रही हैं। ये तो हमने अपनी आंखों से होता देखा है ना, और अल्लाह का कानून भी अपनी जगह मौजूद है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये पता नहीं हमने कौन सा रास्ता खोल दिया है, और ये रास्ता जो खोला है आपने, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस के घर को नहीं जाएगा। अभी भी वक्त है, अभी ये कोर्ट अपील में है, सारा मामला अपील में है। अभी भी वक्त है कि इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि तौबा की जाए सिद्के दिल से, बल्कि माफ़ी मांगी जाए और उस खातून को रिहा किया जाए कि ये जो मामला है, ठीक है, जो करप्शन के चार्जेस हैं ये वो आप ज़रूर उनको परसू करें, जो भी उस पर फैसला है कानून के मुताबिक दें, लेकिन कम से कम इस केस को ख़त्म होना चाहिए और फौरी ख़त्म होना चाहिए, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए। माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।